Okay, so we're starting with topic 6.4, technology and law. ठीक है, तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जज ने ये स्ट्रेस किया था दैट देयर शुड बी एवोल्यूशन ऑफ लॉ टू एड्रेस द अंडरलाइंग प्राइवेसी कंसर्न इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो हमने देखा था कि पुट्टास्वामी केस में ये राइट टू प्राइवेसी जो था ये लाइमलाइट में आ गया था डिबेट, एंड तब से ये इश्यू चले ही जा रहा है. ठीक है, सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो जनरली इज अ टर्म यूज फॉर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लाइक एआई, 5G, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा. ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्या डिसरप्टिव इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हम उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल फील्ड में पीछे ना रह जाए, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं. लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डिवीजन सेटअप किया है. जैसे हर मिनिस्ट्री के अंडर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ डिवीजन होते हैं, तो उन्होंने एक डिवीजन सेटअप किया है कॉल्ड न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन, या शॉर्ट में नेस्ट. ठीक है, तो बेसिक एम ये है कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और किसी कंट्री में डेवलप हो रही है तो उसे डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया में लाया जाए. ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू डिप्लोमेसी. इसके हिस्ट्री में आपको एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे विकास इंजन था. ठीक है, GSLV का जो इंजन था वो हम लोग फ्रांस के थ्रू हमें वो इंजन मिला था और फिर उसको हमने डेवलप किया था. ठीक है, तो उसी लाइंस में आगे आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है जो और कोई कंट्री डेवलप करता है उसको डिप्लोमेसी की तरह हम लेके आए. ये काम होगा इस नेस्ट डिपार्टमेंट का. ठीक है, सो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. ठीक है, कि किसी भी सेक्टर को डिसरप्ट कर सकती है, उसमें फंडामेंटल जो थे उसको चेंज कर सकती है. ठीक है, सो इस टाइप की टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से हमारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आएगा. ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो हम इस टाइप के आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्दर अगर हम ब्रॉडली बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, तो हम उसके ऊपर 5 प्रिंसिपल्स के थ्रू से देखते हैं. ठीक है, लाइक फर्स्ट इट शुड बी अडॉप्टेटिव रेगुलेशन होने चाहिए, कि हमें जो एक बार रेगुलेशन बना रही है और फिर भूल गए, वो वाला अप्रोच जो है रेगुलेट एंड फॉरगेट, उस अप्रोच से बाहर निकल के रिस्पॉन्सिव एंड आइटरेटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो हमारे लॉ जो है वो आर्चेक नहीं रह सकते, हमारे लॉज को भी चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ. नेक्स्ट, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. ठीक है, अगेन कीवर्ड है. तो कोई भी टेक्नोलॉजी को ओपनली अवेलेबल कराने से पहले उसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमें चेक करना चाहिए. ठीक है, जनरली हम फिनटेक के जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पहले रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में चेक करते हैं, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, क्या वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उसको बाकी लोगों के लिए रोल आउट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, आउटकम बेस्ड अप्रोच होना चाहिए. हमारा जो आइडिया है या हमारा जो रेगुलेशन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन प्रोसेस ओरिएंटेड. ये इनफैक्ट क्रिटिसिज्म है हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए. हमारा पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट नहीं देखते. ठीक है, तो हमें आउटकम ओरिएंटेड होना है. सो एक ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. देन रिस्क वेटेड रेगुलेशन रखना है, बिकॉज हर टेक्नोलॉजी का अपना कुछ रिस्क होता है और अपना कुछ एडवांटेज होता है. तो वी कैन नॉट क्रिएट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच. सेम विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया आप कह सकते हो, जैसा ट्विटर का अपना एक नीश प्लेटफॉर्म है, तो वहीं इंस्टाग्राम का अपना एक नीश ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो दोनों को एक तरह का हम रूल लगा दें या एक तरह का उनके लॉ बना दें तो इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड. ठीक है, तो इसलिए रिस्क वेटेड रेगुलेशन होना चाहिए. एंड लास्टली कोलैबोरेटिव रेगुलेशन होना चाहिए. सो नॉट जस्ट स्टेट अथॉरिटी बट सेंटर, एंड सेंटर के ऊपर जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है, सब लोग साथ में आके एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाए ताकि वी कैन रेगुलेट सच टेक्नोलॉजी मोर होलिस्टिकली. ठीक है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कंट्री अगर लॉ बना देगा तो उससे काम नहीं चलेगा. सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल्स गवर्निंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, नाउ why is there a need for law to change with evolving technology? तो पहला, टू कीप पेस. ठीक है, तो इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये चीज बोला कि टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व कर रही है एक्सपोनेंशियल रेट पे, बट हमारा जो लेजिस्लेशन है इट इज गोइंग आउट ऑफ डेट या इट इज बिकमिंग रिडंडेंट बाय द टाइम इट इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, अभी जैसे हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर लो,
टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारे पास अभी तक एक प्राइवेसी लॉ नहीं है। जब तक गवर्नमेंट एक प्राइवेसी लॉ लाएगी तब तक शायद वो टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाए। हमारे पास वेब 3.0 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वेब 3.0 के अंदर हम बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा इंटरनेट। तो शायद जब तक लॉ लाएगी तब तक तो लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को, मतलब लोगों को जो उस लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट था उसमें माना था कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमें इवॉल्व करने की जरूरत है। एड स्पेसिफिसिटी, अभी हमारे जो लॉ है वो काफी एम्बिगुअस है। जैसे अगर हम बात करें आईटी एक्ट की जो 2000 का है, जो कि लार्जली हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेट आईटी सर्विसेज को रेगुलेट करता है, उस पूरे एक्ट के अंदर इंटरनेट का कहीं रेफरेंस ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं लिखा है इंटरनेट का, ठीक है। सो जैसे हम कल पढ़ा था, दो टाइप की एम्बिग्विटी होती है लॉ में, पेटेंट और लेटेंट, ठीक है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? दिस वुड बी लेटेंट एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल, कि आपका लॉ तो क्लियर था लेकिन कुछ ऐसा सोशियो इकोनॉमिक चेंज आ गया जिसके चलते वो लॉ में इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट एम्बिग्विटी, ठीक है, हमने कल के लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट, क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। सो क्राइम्स बहुत तरह के बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंट कुछ केसेस ले लो तो डीप फेक के आप एग्जांपल सुन सकते हो, बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग, इंपर्सनेशन, तो इन सब को भी अकाउंट में लेने की जरूरत है, ठीक है। सो लास्टली, न्यू एवेन्यूज फॉर बिजनेस, ठीक है, नए नए बिजनेस इमर्ज हो रहे हैं एंड वी नीड टू इंश्योर कि कोई बिजनेस जो है इनके ऊपर अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर ले एंड दस बिकम पावरफुल, ठीक है, या अपना एक डोमिनेंट पोजीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ऐसा भी ना होना चाहिए, सबको इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए। नाउ आगे जाने से पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं टेक्नोलॉजी के क्या है। तो बेनिफिट है इस सेंस में कि बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्टर होगा, विच विल इन टर्न रिजल्ट इनटू बेटर प्रोडक्टिविटी, इंश्योर करेगा। हमारा जो एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है टार, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये तीन कीवर्ड हमेशा याद रखना, जब भी गवर्नेंस का कुछ आता है तो उसमें आप ये टार कीवर्ड लगा सकते हो। नेक्स्ट, easy and fast access to information saves times, efficient communication among members, and increase openness and participation between governments, citizens, ठीक है। एंड लास्टली वी कैन से कि इट वुड बी मोर एक्सेसिबल, इसको एक्सेस करना वुड बी इजी, ठीक है। तो ये कुछ आप चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द स्टेट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। स्टेट को एक प्रोएक्टिव रोल लेना है और इंश्योर करना है कि ये सब जो नई टेक्नोलॉजी है दे आर implemented in a just and judicious manner for the welfare of people. Next, assimilate करो उसे डेली गवर्नेंस में, ठीक है। जैसे आप अगर कोई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एग्जांपल अगर हम ले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा प्रपोज किया है कि हम ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं इन कीपिंग या इन कीपिंग ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव वोटेड, ठीक है, ताकि किसी का बोगस वोट ना डले। तो उसमें ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टोग्राफिक या जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करो अमंग पीपल। देन ट्रेन मैन पावर लेके आओ, ठीक है। फोकस ऑन 6 सीज, ठीक है। तो ये 6 सीज देख लो क्या क्या है: कंप्यूटर डेंसिटी, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, साइबर लॉस, कॉस्ट एंड कॉमन सेंस, ठीक है। सो ये 6 सीज है, इसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। तो इसके ऊपर हमारा का पूरा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है वो इस पे डिजाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिस। तो लॉ मस्ट कीप अप विद टेक्नोलॉजी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इन डेली वर्क, encouraging more virtual meetings, not limiting itself to a single technology, ठीक है। तो लॉ को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, इश्यूज क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से? डाटा प्राइवेसी का कंसर्न है, खासकर कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, या ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वहां पे लैक है बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। देन दिस कुड बी यूज फॉर पेडलिंग फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ठीक है। एंड लास्टली, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन।
So these are the associated issues associated with technology apart from the others that we have seen. Okay, so ये था about emerging technologies. Next article पे चलते हैं, civil societies. तो civil society क्या होता है? These are non-state, non-market part of public domain. ठीक है, जो इंडिविजुअल के लिए या लार्जली सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए वर्क करते हैं. ठीक है, सो एज टू एंश्योर collective interest for a variety of causes and to keep the state accountable and responsive. ठीक है, तो ये आप जनरल डेफिनेशन है, थोड़ा इसको देख सकते हो सिविल सोसाइटी को. नेक्स्ट, एवोल्यूशन कैसे हुआ है सिविल सोसाइटी का इंडिया में. तो हमें एंशियंट मिडिवल एरा में हम लोग देखते थे, हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते ये टर्म श्रेणी और सभाज. ठीक है, तो इंडिया में बहुत पुराना कल्चर है इस सिविल सोसाइटीज का, आप वहां से समझ सकते हो इस चीज को. नेक्स्ट, ब्रिटिश पीरियड के अंदर हम देखते हैं फिर नए नए ऑर्गेनाइजेशन आने लगे थे विच वर मोर टुवर्ड सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स. ठीक है, जैसे आप इसमें सत्य शोधक समाज का ले सकते हो, आर्य समाज का ले सकते हो, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन ले सकते हो, प्रार्थना समाज ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर आप देखते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बट रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल फॉर सिविल सोसाइटी टू सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंटेड एफर्ट. ठीक है, इनफैक्ट कई इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर. जैसे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी काम कर रही है, कॉल्ड PUCL. ठीक है, तो PUCL एक इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी है या एक NGO है जो कि स्टेट की आर्बिट्रीनेस को चेक करता है. ठीक है, ये आई थिंक प्रॉब्ली नेशनल इमरजेंसी के टाइम एस्टैब्लिश हुआ था और नेशनल इमरजेंसी में जो सप्रेस किया गया था ह्यूमन राइट्स को, उसके अगेंस्ट खूब इसने आवाज उठाई थी. ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है डेमोक्रेसी में. पहला, अ सोशल बेसिस फॉर डेमोक्रेसी एज दे हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड ब्रिंग क्रेडिबिलिटी टू पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यूएबल पार्टनर है इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं ये प्रेशर ग्रुप्स या सिविल सोसाइटी एक तरह का प्रेशर ग्रुप ही होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है ऑन पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, विदाउट बीइंग इन पॉलिटिक्स. ठीक है, फर्दर इसमें दो फंक्शन होते हैं ब्रॉडली इसके, एक होता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन और एक होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. ठीक है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है कि लोगों की जो डिमांड है उसको इकट्ठा करता है और एक यूनाइटेड वॉइस पेश करता है टू द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड जब इतने सारे मासेस या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो एक साथ ये बात करते हैं तो गवर्नमेंट के भी ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वो लोग उस बात को माने. ठीक है, दूसरा, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, तो वहां पे ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि आप इस चीज को समझो. ठीक है, तो वो अपना इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करते हैं, आप लोगों को कॉग्निटिव नॉलेज देते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें PUCL का काम क्या था, नॉर्मल लोगों को शायद सिविल लिबर्टी से इतना मतलब नहीं था. ठीक है, उन्हें क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, वो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, तो उन्हें इतना लॉन्ग टर्म का नहीं पता कि आज सिविल सोसाइटीज, आज अगर हमारे सिविल राइट कर्ब हो जाते हैं तो उससे हमें नुकसान क्या हो सकता है. लेकिन ये चीज PUCL के लोगों को पता है क्योंकि वहां पे शायद एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि अगर लॉ अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको लोगों के सामने पहुंचाते हैं. ठीक है, तो ये दो काम होते हैं मेजर, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. नेक्स्ट, एक्ट्स एज एनेबलर और कैटलिस्ट ऑफ क्रॉस सेक्टर चेंज. ठीक है, कोई भी सोशल चेंज है, ये सोशल रेवोल्यूशन है इन द सेंस, उसको भी लेके आते हैं. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो MKSS का, मजदूर किसान शक्ति संगठन. इसने क्या काम किया था, तो इस NGO ने बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको लाने में मदद करा था. अगर शायद ये MKSS के एफर्ट नहीं होते तो आज हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रेंथन सिविक सॉलिडारिटी अमंग सिटीजंस, प्रमोट फ्रूगल इनोवेशन एंड लास्टली इंक्लूजन ऑफ लोकल नॉलेज. ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गए. नेक्स्ट, बैरियर्स क्या है, क्या क्या हम देख रहे हैं कि हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी. तो आप पहले देख सकते हो लैक ऑफ कॉम्पिटेंट वॉलंटियर है, लोगों की कमी है यहाँ पे इनके पास जो कि इस टाइप के मूवमेंट को चला सके. नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इशू है. आगे हम लोग पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी एक कमेंट था सिविल सोसाइटीज पे,
उसी से रिलेवेंट है कि बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनजीओ की तरह काम करती है और वो टैक्स फ्री पैसा उठाती है, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम द पीपल बट ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी उनको पैसा मिलता है। अब जब उनको ये पैसा मिल रहा है तो दे शुड बी अकाउंटेबल, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी इशू होते हैं, वो कई बार पैसे को फर्ज कर देते हैं या एम्बेजलमेंट करते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, inherent social, religious, ethnic, and economic leverage of the Indian society is also reflected in civil society organization, ठीक है, कि उसके अंदर भी वही जात पात चल रहा है या फिर जो इकोनॉमिक लेवल ऑफ क्लास है, क्लास डिस्टिंक्शन है, वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जिसके चलते इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट, ओवर बियरिंग एंड ओवर रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट इम्पैक्टिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप ले सकते हो जैसे एफसीआरए को इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया गया कि अब आपको ब्रांच सिर्फ एक ही ब्रांच में आके आप फॉरेन अकाउंट खुलवा सकते हो, वो भी न्यू दिल्ली एसबीआई में आके, ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रोविजन है काफी ओवर बेयरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो गया अमंग इन द सोसाइटी अगेंस्ट सीएसओ, तो इसमें आप ले सकते हो मतलब इट्स नॉट फ्रॉम टुडे, ये बहुत पहले से चीज चल रही है। जैसे अगर आप सुनोगे सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको मूवमेंट के अंदर, तो वहां पे भी यही सेम चीज हो रहा था कि उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया, वही सेम चीज आज हो रही है कि कोई भी ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी थोड़ा गवर्नमेंट के थोड़ा अगेंस्ट लगते हैं, तो दे आर इजीली ब्रांडेड एज एंटी नेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, एलीट डोमिनेशन है, जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन को हायर क्लास के लोग जो है, चाहे वो इकोनॉमिक में ले लो, चाहे सोशल सेंस में ले लो या चाहे पॉलिटिकल सेंस में ले लो, तो ऐसे इलीट ही इनको डोमिनेट करते हैं, जबकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि वो जो वल्नरेबल सेक्शन है उनकी आवाज उठाए या मासेस की आवाज उठाए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको सबवर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट, वे अहेड इसमें क्या हो सकता है, तो व्हाट वी कैन डू इज क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, we can ensure transparency by ensuring regulation. Further, we can grant legal personality status to CSOs. तो लॉ में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी ना कोई भी एंटिटी है, जैसे कंपनी होती है तो वो एक लीगल एंटिटी होती है, इट इज लाइक अ लीगल पर्सन लॉ के अंदर, तो वैसे ही स्टेटस हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को दें। नेक्स्ट, लिमिटिंग एडवोकेसी एंड सिविक एंगेजमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है, तो ये चीज भी कर सकते हैं कि उनका कितना एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, उस चीज को लिमिट ना करें। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एंगेजमेंट एंड लास्टली एक्सप्लोरिंग सिविल सोसाइटीज रोल इन शेपिंग इंडिया डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, ठीक है। सो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है सो एज टू इंश्योर कि सिविल सोसाइटी जो उनका काम है उसको एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिबली फुलफिल करे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। तो ये स्पेसिफिकली इस कंटेक्स्ट में है कि अभी रिसेंटली हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, तो उन्होंने ये चीज बोला है कि सिविल सोसाइटी कैन बी सबवर्टेड, डिवाइडेड एंड मैनिपुलेटेड टू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो बेसिकली उन्होंने सिंपल सेंस में ये बोला था कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर की तरह इमर्ज हो रही है, ठीक है, मतलब इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हार्म किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो हम देखते हैं, उसके अलावा ये एक नया एक डिमेंशन इमर्ज होकर आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज सिविल सोसाइटी इन देयर रोल, हम पहले देख ही चुके हैं कि क्या होता है, लेकिन एक ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, तो अगर आप इस टाइप की डेफिनेशन लिखते हो विद सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या उसकी रिपोर्ट से, तो उसका थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके आंसर में। तो पहला है, सिविल सोसाइटी रिवर्ट्स टू वाइड एरिया ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव प्रेजेंस इन पब्लिक लाइफ, एक्सप्रेस द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ मेंबर्स एंड अदर्स बेस्ड ऑन एथिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक लाइन्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसमें पीपल वॉलंटरी कम टुगेदर टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो कुटुंबश्री का, कुटुंबश्री कहाँ से है, ये केरला से है, या फिर आप सेवा का एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि गुजरात से है, ठीक है। दोनों ही वुमेन के अराउंड सेंटर्ड है कि वुमेन का डेवलपमेंट करे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इंफोग्राफिक के थ्रू देख सकते हो क्या क्या रोल होता है सिविल सोसाइटी का। एडवोकेसी है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस है, इम्प्रूव गवर्नेंस है, टीचिंग या ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आप यहाँ पे सेवा का एग्जाम्पल ले सकते हो। सेवा बेसिकली गुजरात के अंदर लेडीज को एम्पावर करता है, स्पेशली रूरल एरियाज की लेडीज को, कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट नेक्स्ट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें आप एसएचजीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। एनकरेज न्यू लाइवलीहुड प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव एंड लास्टली डिलीवर सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब कुछ रोल हो सकते हैं सिविल सोसाइटीज के। फर्दर, with the emerging India, the role of civil society is also changing. तो गवर्नेंस के रूप में देख रहे हो कि आप सिविल सोसाइटी जो एक इम्पोर्टेंट एजेंट की तरह इमर्ज करा फॉर प्रमोटिंग, अगेन वो कीवर्ड यूज कर सकते हो टार वाला, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप और ऐड कर सकते हो वैल्यूज लाइक एफिशिएंटनेस, इफेक्टिवनेस, ओपननेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इसमें एम के से मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसका एग्जाम्पल हमने पहले ले ही लिया है। नेक्स्ट, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? दे कैन अनेबल द वॉइस ऑफ वॉइसलेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इसमें चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप इसमें पीयूसीएल का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी लोगों का एम्पावरमेंट करना है, जैसे सेवा का आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो कि लोगों को या स्पेशली वुमेन को एम्पावर करें ताकि वो अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट पे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनजीओज हैं लाइक ग्रीन पीस, ऑल्दो इंडिया से तो अब बाहर निकल चुका है, बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो अच्छा काम करता है इन डेवलपिंग या इन कंजर्विंग द एनवायरमेंट। इसके अलावा आप कई और ऑर्गेनाइजेशन के नाम इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा पाटकर के एनजीओ हैं तो उनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट, पॉलिटिकल है। तो सिविल सोसाइटी हैज मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ होल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी अकाउंटेबल। ठीक है, तो आप इसमें एडीआर का एग्जाम्पल ले सकते हो। एडीआर क्या है? ये एक एनजीओ है जो कि इंश्योर करता है कि हमारे जो इलेक्शन है वो, या जो इलेक्शन रिफॉर्म है वो एक पब्लिक डिस्कोर्स बने एंड द गवर्नमेंट बिकम्स या इज द गवर्नमेंट इज प्रेशराइज्ड टू एक्ट अपॉन दोज रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इनके चलते बहुत सारे रिफॉर्म्स आए भी हैं, ऑल्दो जुडिशरी के थ्रू आए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं आए थे, बट जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू हम लोगों ने देखा कि एडीआर काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है इन इंश्योरिंग कि हमारे इलेक्शन फ्री और फेयर रहे। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है? तो जो अभी हमने देखा था वही चैलेंज है कि अकाउंटेबिलिटी का इशू है, टेक्नोलॉजिकल इशू है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑफिस बेरर है उनको इतना टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, जिसके चलते वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बैरियर सबसे बड़ा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट कर दिए हैं एंड कई बार ओवर बेयरिंग एटीट्यूड देखने को मिलता है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन विच सिग्निफिकेंटली हैम्पर्स द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, सोशल। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन और ये कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है काफी पीछे हो गया है। ठीक है, बिकॉज ज्यादातर ये जो एनजीओज हैं इनके पास उतना फाइनेंशियल पावर नहीं है जितना कि कॉर्पोरेट्स के पास है, एंड कॉर्पोरेट्स आर कंट्रोलिंग द मीडिया हाउसेस, जिसके चलते इनका जो काम करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं सबवर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल में। तो जैसे अगर ये बात करें इन 2015 द सेंटर इंक्रीज ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट, तो एनजीओज हैड टू मेक क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉरेन ग्रांट्स। ठीक है, तो एफसीआरए वगैरह के चक्कर में इनके ऊपर बहुत ज्यादा इश्यू पड़ गया। इसके अलावा सोसाइटी की तरफ से बैकलैश मिलता है कई बार, कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो फ्रेंच ग्रुप होते हैं वो भी प्रेशर बनाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, एंड लास्टली सिक्योरिटी चैलेंज है। तो इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये सिविल सोसाइटी को फंडिंग मिलती है बाहर से। ठीक है, सो एज टू डिस्टेबलाइज द नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में शायद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला था कि दीज आर बिकमिंग फोर्थ फ्रंट ऑफ वॉर। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड क्या है? तो पहला अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो। हम कुछ फंडिंग मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकते हैं
जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, वो सब बना सकते हैं इसके लिए, सो दैट के सिविल सोसाइटी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना आए. देन नेक्स्ट इज हायरिंग बेस्ट टैलेंट. ठीक है, दे शुड गो आउट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, स्कूल्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए, सो एज टू इंश्योर कि बच्चे एक जल्दी एज से ही इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने लगे. ठीक है, और जब भी वो सिविक पार्टिसिपेशन करेंगे, मतलब अगर सिविल सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दे आर इंश्योरिंग सिविक पार्टिसिपेशन. ठीक है, और ऐसे लोग जो है वो एक ज्यादा बेटर सिटीजन बन पाएंगे टुवर्ड्स द कंट्री. एंड लास्टली टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन. ठीक है, तो डिफरेंट एरिया जो है, डोमेन जो है जहाँ पे भी ये काम करते हैं, ये एनजीओज या सिविल सोसाइटी, वहां पे हम टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन कर सकें, तो उनके जो प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस आए. ठीक, so these are some of the things that can be done to ensure that civil society culture thrives in India. तो ये था इसके अंदर. सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी हैं कि फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर सिन क्वा नॉन. सिन क्वा नॉन मतलब प्री रिक्विजिट है कि कहीं पे भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी तो वो तभी हो सकती है जहां वहां पे एक वाइब्रेंट सिविक सोसाइटी कल्चर होगा. ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लिखकर ये कोर्ट लिख सकते हो उसके अंदर. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें किसी को ऐड करना है क्या कुछ? ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल गवर्नेंस. अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहला आर्टिकल इसमें है पैसा के बारे में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996. ठीक है, तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने इसके अंडर ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं. ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने शेड्यूल एरियाज में. तो कोई बता सकता है अभी कितने शेड्यूल एरिया, कितने स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज हैं हमारे पास? किसी को आइडिया है क्या? ठीक है, तो याद रखना 10 जो स्टेट है टोटल, उनके अंदर हमारे पास शेड्यूल एरियाज हैं. तो दीज 10 स्टेट्स आर आंध्रा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान एंड तेलंगाना. इन 10 स्टेट के अंदर है. ठीक है, अब ये जो पैसा एक्ट है, ये हमने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, दिस वाज नॉट एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज. ठीक है, बाद में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने उनको एक्सटेंड किया. हाउएवर टेकन इनटू अकाउंट द सोशियो कल्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्राइबल्स, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस किए गए और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया. इसीलिए ये हम देखते कि अलग एक्ट के तौर पे आया पैसा करके. ठीक है, तो आर्टिकल 243 एग्जेम्प्टेड फिफ्थ शेड्यूल एरियाज फ्रॉम पार्ट 9. पार्ट 9 इज वही पंचायती राज वाला. ठीक है, of the constitution, but the parliament is empowered to extend its provision to the scheduled tribal areas by law. ठीक है, without it being considered as an amendment to the constitution. ठीक है, तो 73rd एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, बट पैसा के लिए हमें कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिंपल एक एक्ट से आ गया, यानी यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से ये चीज आया. तो ये चीज याद रखना. दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, और एक्सटेंड किस में हो रहा है? तो फिफ्थ शेड्यूल में जो 10 स्टेट के अंदर एरियाज है वहां एक्सटेंड होगा अंडर आर्टिकल 244. ठीक है, सो इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था रोल ऑफ ग्राम सभा एंड कम्युनिटी इन दीज एरियाज टू डेवलप या टू डिवॉल्व पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्टली टू ग्राम सभा एंड पंचायत. ठीक है, तो प्राइमेसी किसको दी गई थी? ग्राम सभा और मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को. और इसको देख कौन रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन को? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख रहा है. ठीक है, आगे जाने से पहले कुछ मेजर पावर्स देख लेते हैं इस एक्ट के अंदर. पावर्स क्या क्या मिलती है? तो पहला, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर एलियनेटेड लैंड. ठीक है, इनफैक्ट ये लेसन जो था ये ब्रिटिशर्स भी समझ चुके थे जब ब्रिटिशर्स विटनेस अ नंबर ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग. ठीक है, उसमें मुंडा ले लो, कोल ले लो, संताल ले लो, ठीक है, भील अपराइजिंग ले लो. तो इन सब अपराइजिंग के बाद ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया था कि इनको स्पेशल गवर्नेंस देने की जरूरत है. और इंडिपेंडेंस के बाद हमने भी वही पॉलिसी फॉलो किया. नेहरू जी के जो पंचशील थे उसको ही आगे फॉरवर्ड किया. ठीक है, तो वहां पे ये ध्यान रखा गया कि इनके साथ जबरदस्ती इंटीग्रेशन ना हो. ठीक है, ये अपने टर्म्स पे इंडिपेंडेंट हो टू डेवलप या इंटीग्रेट विद द कंट्री. ये आइडिया है ब्रॉडली. नेक्स्ट, टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन फंक्शनरी इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान्स, टू मैनेज वाटर बॉडीज एंड ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. नेक्स्ट,
regulate sale consumption of liquor, manage village market, money lending, etc. Money lending activities, and then resettlement and rehabilitation, prospecting license. तो ये सब सारा काम जो है वो ग्राम सभा करती है अंडर पैसा, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन में? तो पहला, जो जिनके लिए लॉ बनाया गया है या जिनके लिए एक्ट बनाया गया है उनको खुद को नॉलेज नहीं है, यानी ट्राइबल्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट, पैसा का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको ट्राइबल का नॉलेज नहीं है कि ट्राइबल कल्चर कैसे वर्क करता है, तो वो एक इश्यू है। फिर गैप है, मतलब ये एक क्रिटिसिज्म यूनिवर्सली आप किसी भी GS2 के आंसर में लगा सकते हो, गैप इन लेटर इन स्पिरिट, ठीक है। लेटर इन स्पिरिट मतलब कि टेक्स्ट में तो क्या थ्योरेटिकली तो बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कोई स्ट्रांग आदमी है, लेकिन आप असल में जाके देखोगे तो ये बहुत ही फ्रेल या बहुत ही वीक इंसान है। अगर इसको एनालॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही थ्योरी में तो बहुत स्ट्रांग एक्ट लगता है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाता उस लेवल पे, तो वो एक मेजर इश्यू रहता है। नेक्स्ट, लिमिटेड ऑटोनॉमी है ग्राम सभा और पंचायत की। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और अनेबलिंग इकोसिस्टम। एंड लास्टली, नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई खास ध्यान भी नहीं दिया जाता, ठीक है। नॉन कंप्लायंस है, चले जा रहा जैसा है सिस्टम, ठीक है। तो कहावत है अंधेर नगरी चौपट राजा, वैसा वाला सिस्टम कई जगह देखने को मिलता है। इनफैक्ट अभी हमने जो आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये कंटेक्स्ट इस रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने अब जाके पैसा एक्ट के अंदर रूल्स को नोटिफाई किया, जबकि ये एक्ट 1996 में आ गया था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपरली रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो प्रोविजन क्या है पैसा एक्ट में? तो प्रमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर इससे जो बेनिफिट अराइज होने चाहिए वो क्या होंगे? पहला, कस्टमरी लॉ, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है इन ट्राइबल कम्युनिटीज की, दे शुड बी रेस्पेक्टेड और दीज लॉज वुड बी इन कन्फॉर्मिटी, ठीक है। अब क्योंकि हर स्टेट का अपना ट्राइबल कल्चर अलग है, तो इसीलिए रूल्स की जो पावर है ये स्टेट के पास गई है। लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बाय मेकिंग रूल्स ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी स्टेट हैव टू, ये थोड़ा ध्यान रखना, एवरी विलेज, जैसे आप नॉर्मली आप पंचायती राज में देखोगे तो उसमें ग्रुप ऑफ विलेज के लिए एक पंचायत इंस्टीट्यूशन बना दिया जाता है, ठीक है। एक सरपंच होगा, वो 2-3 गांव का सरपंच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैटेगोरिकली लिखा हुआ है एवरी विलेज टू हैव अ सेपरेट ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, ठीक है। जिन जिन के नाम इलेक्टोरल रोल में वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर है, एंड उन्हीं के उनसे सब कंसल्टेशन होगा ये। So every Gram Sabha has the right to safeguard, preserve the tradition, customs, cultural identity, etc. Next, every panchayat to have reservation in proportion to the community population. ठीक है, ठीक है, जितना कम्युनिटी है उस हिसाब से रिजर्वेशन देना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि मिनिमम 50% ऑफ द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन और एट ऑल लेवल्स, ठीक है, वुड बी रिजर्व फॉर एसटीज। तो ये चीज याद रखना, ये स्पेसिफिकली बोला गया। नेक्स्ट, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देख ही लिया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हो गया, प्रिवेंटिंग एलियनेशन ऑफ लैंड हो गया, ये सब के अंदर इनका काम होता है, ठीक है, इनसे पूछ के ही किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला, पैसा का सिग्निफिकेंस ये होगा कि रिड्यूसिंग ग्रेवियंस ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है, ट्राइबल्स को अपने टर्म्स पे अपना जीवन जीने का आजादी मिल रही है इसके अंदर, ठीक है, तो उनके ग्रेवियंसेस कम होंगे। safeguarding tribal culture and rights, building trust between the government, ठीक है, और mainstreaming the tribal culture. Next, protecting the ecosystem. तो जनरली हम बोलते हैं कि ट्राइबल्स आर बेसिकली द प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, तो वो चीज ये यहाँ पे भी इंश्योर करेंगे, पैसा एक्ट से वो एम्पावर होंगे सो एज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। तो आप इसमें नियामगिरी हिल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पे एक पॉस्को का प्लांट बन रहा था, उसको नियामगिरी हिल्स की जो ट्राइबल्स हैं, आई गेस डोंगारिया खोंडी है शायद, ठीक है, खोंड, तो उन लोगों ने बेसिकली अपोज किया था और उनके अपोजिशन के चलते वहां से एनवायरमेंट भी बचा और वो पॉस्को जो है बाहर चला गया वहां से। नेक्स्ट, एम्पावरिंग ग्राम सभास इन अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान। फर्दर लिमिटेशन क्या है पैसा की? तो हम लोगों ने देख लिया ऊपर, तो जो लिमिटेशन थी,
इसके अलावा कुछ और लिमिटेशन है, जैसे पैसा रूल्स। तो 4 ट्राइबल स्टेट नेमली झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड ओडिशा आर येट टू फ्रेम द रूल्स, ऑफ विच अभी छत्तीसगढ़ ने फ्रेम किया, इसीलिए ये आर्टिकल था। तो अभी ये 3 स्टेट बच रहे जिन्होंने अभी तक पैसा रूल्स को लागू नहीं किया। नेक्स्ट, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स टू बाईपास द लॉ। ठीक है, तो अब बेसिकली लैंड एक्वायर करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है अंडर पैसा एक्ट ऑफ ग्राम सभा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो कुछ और लॉज का इस्तेमाल करके बाईपास कर देता है। ठीक है, जैसे कोल बेयरिंग एक्ट का वो पावर इस्तेमाल करके दे सबवर्ट द बेसिकली पैसा एक्ट। नेक्स्ट, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, तो उस पर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या है। तो पहला वे फॉरवर्ड है कि अभी तक पैसा जो है वो रूरल के रिस्पेक्ट में है, कि रूरल ट्राइबल एरियाज है वहां पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब सोसाइटी भी बदल रही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल्स का भी हो रहा है, एंड ट्राइबल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। तो उसी सेंस में पैसा के जैसा हम एक मैसा बना सकते हैं, जहाँ पे जो ट्राइबल अर्बन एरियाज है वहां पे हम म्यूनिसिपैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, सो ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ पैसा रूल्स, तो उसको एक्सपेडिशियसली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे कि हमें पता भी है कि सेंटर के पास ये पावर है कि दे कैन डायरेक्ट स्टेट विद रिगार्ड्स टू ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, अगर उनको लगता है कि ट्राइबल्स का कुछ सही से वेलफेयर नहीं कर रहा स्टेट, तो सेंटर के पास ये पावर है कि दे कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट। ठीक है, और अगर वो स्टेट उस डायरेक्शन को नहीं मानता तो अंडर आर्टिकल 365 इट वुड बी कंसिडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, और फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, वी कैन कन्वर्ट पैसा विद अदर रेगुलेशन। ठीक है, लाइक फेयर लैंड एक्विजिशन वाला ये जो एक्ट है उसको यूज कर सकते हैं, उसके साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू ट्राइबल डेवलपमेंट मॉडल बनाने की जरूरत है। ठीक है, जहां पे आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलो टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल। तो आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लेके आओ, ताकि एक डेवलपमेंट प्लान बन सके होलिस्टिक। सो दिस वाज अबाउट इट। इसमें किसी को ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, पीपल्स प्लान कैंपेन। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है। इसमें बेसिकली ये एक चीज बोला गया है कि हम जो है डेवलपमेंट या डेवलपमेंट प्लानिंग है जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाओगे, ठीक है, इन कैंपेन मोड। तो जितने भी ग्राम पंचायत के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आएंगे, और उनके रिगार्डिंग जो स्टेट के जो फंक्शनरीज हैं वो साथ में आएंगे, और एक डेवलपमेंटल प्लान बनाएंगे कि अगले आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, इसमें आई थिंक स्पेसिफिकली टाइमलाइन भी दी गई है। ठीक है, हाँ, तो टाइमलाइन है कि इसमें 6 साल का टाइमलाइन दिया गया है, जिसके अंदर एक विजन रहेगा कि हमारा जो ग्राम पंचायत है या हमारा जो ग्राम है वो कितना या कैसा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ग्राम डेवलपमेंट प्लान बनाने के बाद इस प्लान को फिर एक वेब पोर्टल पे डाला डाला जाएगा। तो ये वेब पोर्टल का नाम अभी हमने देखा, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। इस वेब पोर्टल पे डाला जाएगा, और इस वेब पोर्टल के थ्रू फिर प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, जनरली ये बोला जाता है कि बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इन फंक्शनरीज का, या जो भी ग्राम पंचायत के अंदर लोग अपॉइंट होते हैं। ठीक है, बहुत नैरो व्यू रहता है। तो इस चीज को टैकल कर रहा है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा, और उसको टाइम बाउंड या एक टाइम बेस्ड तरीके से उसे कैसे अचीव करना है उसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट के भी फंक्शनरीज रहेंगे, ग्राम पंचायत के लोग भी रहेंगे, और उनके फंक्शनरीज भी रहेंगे, एंड स्पेशल एफर्ट would be made to ensure maximum participation of the vulnerable section, which includes SC, ST and women. ठीक है, तो फर्दर ये पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा बाय टेकिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंचायत एंड एसएचजीज। ठीक है, तो ये इंश्योर किया जाएगा। फर्दर एक फैक्ट देख लो यहाँ पे, 31.65 लाख पंचायती रिप्रेजेंटेटिव है अक्रॉस द एंटायर कंट्री, जिनमें से 45% जो है वुमेन है। ठीक है,
तो जनरली परसेंटेज के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करा करो, ये वो ज्यादा रिमेम्बर करने में आसान होता है एज कम्पेयर टू नंबर, ठीक है। उसमें लाख, करोड़ और ये सब में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एब्सोल्यूट नंबर याद करने से बेटर तो उसे परसेंटेज में करो और फिर उसे फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे अगर आप यहाँ पे बोल दोगे कि हाँ 45% देखोगे तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 50 हो गया, ठीक है। 10% का एरर ऊपर नीचे चलता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो इफ यू कैन से कि हाँ 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पीआरआई में, तो वो करेक्ट है, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का? प्रमोटिंग इकोनॉमी एफिशिएंसी, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, responsive governance, enhance local resource mobilization, better bond between panchayat and local citizens, enhance understanding of development by citizens, tapping of local potential and capturing the local need, ठीक है। सो ये सब एडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के, और यही चीज हम एनविसाज करें स्कीम के अंदर, ठीक है। सो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अंडर आर्टिकल 243G ग्राम जो पंचायत होती है उनको एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है, विच टॉक्स अबाउट सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। सो ये चीज है, ये आप इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हो कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कि पहले लोग जो है वो सब प्लान डिस्कस करेंगे, फिर उस प्लान को एक इस पोर्टल पे, वाइब्रेंट पोर्टल पे डाला जाएगा और फिर उसको टाइम बाउंड मैनर में चेक किया जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आइडिया है। तो इसमें ब्रॉडली होगा क्या, एक विजन रहेगा, ठीक है, कि लोग चाहते कैसे हैं कि उनका गांव कैसा दिखे। जैसे कई सारे स्टेट्स ने भी इस टाइप की स्कीम लॉन्च करी है। सो पहला आइडिया ये रहेगा कि हमारा गांव दिखे कैसा, ठीक है। तो ये विजन होता है। फिर गोल क्या होता है? गोल छोटे छोटे हम एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि हम विजन को अचीव करने के लिए कुछ गोल पोस्ट बनाते हैं, या जैसे हम बोलते हैं ना रेस के अंदर लैप होते हैं, तो वैसे लैप हम बोल सकते हैं कि ये गोल्स होते हैं। एंड लास्टली एक्शन प्लान, कि अब हमारा आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा। सो ये 3 ब्रॉड एरियाज है जिसपे ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस इंश्योर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे सब जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं साथ में आते हैं और इसके अलॉन्ग वर्क करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल एजेंसी फॉर दैट। तो ये था अबाउट द स्कीम कॉल्ड पीपल्स प्लान कैंपेन, ठीक है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो कल हमने एक हैदराबाद डिक्लेरेशन पढ़ा था विच वॉज अबाउट ई गवर्नेंस सो एज टू एंश्योर सर्विस डिलीवरी, ठीक है, वो हैदराबाद डिक्लेरेशन है। यहाँ हम मैसूर डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं विच इज ऑल्सो अबाउट सर्विस डिलीवरी बट बाय पंचायत, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिस्टिंक्शन है, याद रखें। तो इसमें ये बेसिकली बोला गया कि 16 स्टेट्स के जो लोग थे और सेंटर के लोग थे वो सब साथ में है, एंड दे एग्रीड अपॉन टू रूल आउट कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवर्ड बाय पंचायत, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत एडहॉकिज्म है पंचायती राज सिस्टम को लेके, कि हर स्टेट में अपना अलग पंचायती राज का थोड़ा सा चीजें चल रही है कि किसी ने कितनी पावर डिवॉल्व की है, किसी ने कितनी पावर डिवॉल्व करी है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है सो एज टू रिकॉग्नाइज सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज that could be provided by पंचायत as the heart of governance। तो ये चीज, ये बहुत अच्छा एक लाइन है, आप डायरेक्टली इसको कोट कर सकते हो अपने आंसर में। तो ये देख लेना कि पंचायती राज शुड बी एट द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, कीपिंग सिटीजन एट द सेंटर या इन डिलीवरिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ठीक है। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हम इंस्टीट्यूशन डेवलप करें so that we can empower the citizens, okay। so पंचायती राज क्यों इसके लिए सुटेबल है, या क्यों इसमें माना गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी एट द सेंटर? फर्स्ट इज पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होता है, सभी लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं पंचायत के जो फंक्शनरीज होते हैं उनको। नेक्स्ट सोशल इंक्लूजन होता है, हमारे पास 1/3 रिजर्वेशन है जो कि शायद और किसी लेवल पे हमारे पास नहीं है वुमेन के लिए। SC/ST के लिए रिजर्वेशन है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि एक लोकल एरिया के लोगों ने एक लोकल लीडर को चुना, तो उस लोकल लीडर की उस लोकल एरिया के लोगों की तरफ अकाउंटेबिलिटी बनती है।
सिमिलरली रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है तो लोगों की डिमांड जल्दी एड्रेस होती है और उसके ऊपर जल्दी रिस्पॉन्स लिया जाता है, ठीक है। फर्दर नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बोला था कि वी नीड टू लोकलाइज एसडीजी फॉर अचीविंग द एसडीजी गोल्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे ले सकते हो, उसमें पंचायत का एक इंपॉर्टेंट रोल नीति आयोग ने इन्विजन किया था। नेक्स्ट बॉटम अप अप्रोच होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। और वो कैसे डेवलप करता है अभी हमने ऊपर देखा, तो सारे स्टेक होल्डर मिलकर बैठते हैं तो लोगों की डिमांड होती है, ठीक है। तो एक बॉटम अप अप्रोच देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी होती है, तो पब्लिक डिस्क्लोजर टू ग्राम पंचायत रिगार्डिंग फंड मेड अंडर वेरियस स्कीम, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीम्स के अंदर जिनके अंदर इनको पैसा मिलता है वो सब लोगों के या पब्लिक डिस्क्लोजर में होती है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कितना पैसा आया और कहाँ यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ वो थोड़ा फिर भी शेडी एरिया हो सकता है, लेकिन कितना पैसा आया इस पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। नेक्स्ट मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या लिया, तो इसमें मॉडल सिटीजन चार्टर है, अभी हमने रिसेंटली स्कीम देखी सबकी योजना सबका विकास, ठीक है, पीपल्स प्लान कैंपेन। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज आप देख सकते हो, एक वेब बेस्ड पोर्टल है विच हेल्प्स द फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था स्वामित्व स्कीम के साथ, ई ग्राम स्वराज। नेक्स्ट मिशन अंत्योदय, ठीक है, लास्ट माइल डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, अब रोड ब्लॉक्स क्या है, तो पहला पीआरआई जो है वो उनमें हम देखते हैं कि इलिटिज्म है, ठीक है। इलिटिज्म इन द सेंस कि सोसाइटी का जो या तो अपर कास्ट है या फिर इकोनॉमिकली जो अपर क्लास है वो उसको कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, 90% जो उनको पैसा आता है इट इज थ्रू टाइड ग्रांट्स। टाइड ग्रांट्स मतलब कि स्कीम के अंदर उनको पैसा आता है और उसी स्कीम के लिए आप वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास कोई और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है। जो जिस चीज के लिए पैसा है उसके लिए इस्तेमाल करो, बाकी नहीं कर सकते। तो वो एक चीज है कि हमें अनटाइड ग्रांट देने की जरूरत है इनको। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, तो इनफैक्ट हमने देखा था बहुत जगह ये पंचायत इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉपर ऑफिस ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑफिस है तो फिर सेक्रेटेरियल सपोर्ट नहीं है, तो ये कुछ इश्यूज है। फर्दर एडहॉकिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। लोअर लेवल पे ना तो जो पंचायती राज के जो फंक्शनरीज है उनको नॉलेज है, ना लोगों को नॉलेज है, लोकल पीपल को, तो उसके चलते एक बहुत ही नैरो पार्टिसिपेशन होता है लोगों का और उससे कोई इफेक्टिव एम्पावरमेंट नहीं होता है लोगों का। नेक्स्ट प्रॉक्टरी रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें आप पति पंचायत का सुनते हो एग्जाम्पल। पति पंचायत क्या हो कि वुमेन के बिहाफ पे उसका पति जो है वो बेसिकली टेक केयर कर रहा है पूरा पंचायती फंक्शन को, ठीक है। इसके अलावा SC/STs के साथ भी यही होता है, ठीक है, कि SC/STs जो एक्चुअली लोग होने चाहिए थे या एक्चुअली लीडर होने चाहिए थे इन कम्युनिटीज के, वो तो नहीं अपॉइंट होते, बल्कि शायद कुछ स्टूजेस ऑफ अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास के ही बनाए हुए या बैठाए हुए बंदे उसके अंदर इलेक्ट होकर आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी अरेंजमेंट रिमेन वीक एंड लास्टली लैक ऑफ क्लैरिटी इन डेवलप फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट ही डिवॉल्व नहीं करते पावर्स, तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट मेजर टेकन टू मेक PRIs effective in service delivery, तो ensuring participation at local level, assigning clear demarcated role to PRI, कि PRI को पता होना चाहिए या इन इंस्टीट्यूशन को पता होना चाहिए उनका रूल क्या है। डिजिटलाइजेशन और ICT इंटरवेंशन आप इसमें ले सकते हो, सच एज GIS या अभी हमने देखा ई ग्राम स्वराज, इसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अंडरटेकिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डेवल्यूशन, ठीक। सो जैसे हमने फेडरलिज्म में देखा तो 3F क्या है, 3 चीजें डिवॉल्व होनी चाहिए, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, ठीक है। तीनों के आई थिंक मतलब पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि पैसा मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग मिलने चाहिए। नेक्स्ट कन्फाइनिंग सेंट्रल या जो अनटाइड ग्रांट है वो देनी चाहिए, ठीक है। अभी जो टाइट ग्रांट है उसके चलते उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही है। तो कंक्लूजन क्या है, बॉटम अप प्रेशर फ्रॉम द पीपल डिमांडिंग efficient delivery of the public is increasing on the state executive, which is good for us. This will result in deeper decentralization and deepening of democracy
एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था इसके अंदर। इसके अलावा आप और भी स्कीम्स देख सकते हो, लाइक स्वामित्व स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट 15 फाइनेंस कमीशन का आप रिपोर्ट देख सकते हो जिसने विलेज प्लानिंग के रिगार्डिंग बात की थी। ठीक है, राइट, सो इतना ही था इसके अंदर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज। बिफोर डूइंग दैट, सो ये देख लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को। सो अभी रिसेंटली दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पहले वो 3 हिस्सों में था। नॉर्थ दिल्ली अलग था, साउथ दिल्ली था एंड ईस्ट दिल्ली था। ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्शन थे या 3 डिस्टिंक्ट बॉडी थी दिल्ली के अंदर। तो उसको सेंटर ने अभी मर्ज कर दिया। ठीक है, सिंगल यूनिट बना दिया। इससे ज्यादा कोई रिलेवेंस है नहीं इस एक्ट का। दिल्ली का कोई पीएससी होता तो है नहीं अलग से, तो आई डोंट थिंक ये कहीं पे किसी को काम आने वाले। सो इसमें हम आगे चल सकते हैं, वी कैन स्किप दिस पार्ट। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। सबसे पहले आप देखिए इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर बना है, सॉरी कौन से आर्टिकल के अंदर बना है, तो ये आर्टिकल 338 जो है उसके अंडर ये बना है। 338 आई थिंक बी के अंदर है। 338 ए जो है वो NC/SC के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 338 जो बी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, सो अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें बोला था ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है डिसफंक्शनल पड़ा है पिछले 4 सालों से। इन्होंने पार्लियामेंट को कोई एक रिपोर्ट नहीं दिया, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके ऊपर मैंडेट है कि ये हर साल या जब भी प्रेसिडेंट मांगे उनको एक रिपोर्ट दी जाए। ठीक है, तो ये नहीं दे रहा है, तो इसके ऊपर ये स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ चीजें बोली थी। ठीक है, सो आगे जाने से पहले ट्राइबल्स के ऊपर थोड़ा डेटा देख लो। लिटरेसी रेट की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल हमारा जो लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट 73 से ऊपर चला गया, बट ट्राइबल्स के अंदर लिटरेसी रेट आज भी 59% है। अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करो, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे मर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या 57 है आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, वहीं बाकी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया 38 है। ठीक है, यानी नॉर्मल से काफी खराब हालत देखने को मिल रही है ट्राइबल्स में। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी एक साल में कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, ये 44% है। ठीक है, नेक्स्ट 79% ऑफ रूरल आदिवासी हाउस होल्ड आर डिप्राइव्ड। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर 79% डिप्राइव्ड है, एंड 40 to 50 आर ओवरऑल डिस्प्लेस पॉपुलेशन। ठीक है, जब भी डैम वगैरह मिलते हैं तो यही लोग सबसे पहले डिस्प्लेस होते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ आउटकम बहुत ही पुअर है। इनफैक्ट ट्राइबल्स के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज। ये क्या होता है, माल नरिशमेंट है या माल न्यूट्रिशन बोलो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलो और पुअर सैनिटेशन। तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं ये इनकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह हार्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ये हमने देख ही लिया। हाई डिस्प्लेसमेंट और डेप्रिवेशन हम लोगों ने देख लिया। फंक्शन क्या है, सॉरी ये इसमें करेक्ट करना, आर्टिकल प्रोविजन इसके लिए 338A है, ना कि 338B। 338B इज फॉर नेशनल शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये करेक्शन करना है, 338A है ये। नेक्स्ट, इसका रोल जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया कि रिपोर्ट पेश करना होता है, जो कि इसने अभी तक करी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटिंग दैट रिपोर्ट, इट ऑल्सो बेयर्स फंक्शंस लाइक taking measures to confer ownership in respect of minor forest produce to STs, measures taken to safeguard ST over mineral resource and water resources, and lastly, measures taken to eliminate shifting cultivation. ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स है। इसके अलावा STs के रिगार्डिंग जो भी कोई पॉलिसी आ रही होती है तो उसको बनाने में हेल्प करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट इश्यू क्या है अब इसके साथ, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने हाईलाइट किया। पहला है पेंडिंग रिपोर्ट, काफी समय से पेंडिंग रिपोर्ट आई नहीं है। नेक्स्ट, मैन पावर और बजटरी शॉर्टेज है, काफी सारी पोस्ट खाली पड़ी है और बहुत सारा बजटरी एलोकेशन जो है वो एलोकेट नहीं हुआ है या फिर वो कम है। नेक्स्ट, अदर इश्यूज, तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में केवल 4 बार मिला। ठीक है, वो एक खराब इसके लिए बात होती है। नेक्स्ट, इसके बाद जो केसेस आते हैं,
उनमें जो पेंडेंसी रेट है इज क्लोज टू 50%, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक्टिंग एज ए वॉच डॉग अपॉन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर ये अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड जो सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस थे वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रहे। नेक्स्ट, मेजर्स नीडेड टू स्ट्रेंथन एनसीएसटी। तो पहला, पार्लियामेंट्री ये जो कमिटी थे इसके रिकमेंडेशन फॉलो करो कि प्रॉपर ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बजटरी एलोकेशन मिलना चाहिए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ट्राइबल अफेयर्स के साथ। ठीक है, और ये सब लोग आकर डिस्कस करें और फिर बताएं कि कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो अप ऑन रिपोर्ट्स इन टाइम बाउंड मैनर। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को बताना चाहिए टाइम बाउंड मैनर में क्या उन्होंने क्या एक्शन लिया इसकी रिपोर्ट पे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट, फीडबैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। Proper feedback will enlighten the Commission with final views of government on such policy-related issues and enable it to report effective recommendation and refine its recommendation. ठीक है, तो ये था अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 ए है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं यूडाई। ठीक है, जो आधार का सारा डेटा जो है उसको टेक केयर करता है। तो अभी एक कैग का रिपोर्ट आया था, उसमें ये चीज बोला गया था बहुत सीरियस क्लॉज है इन वर्किंग ऑफ यूडाई। ठीक है, और उसमें बोला गया था यूडाई का ये जो डेटा है ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये जो रिपोर्ट थी ये कैग ने 4 साल के इवेल्युएशन के बेसिस पे बनाई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 टू 2019। उसके बेसिस पे पता लगा कि अभी आधार कार्ड के अंदर हमारे जो रिकॉर्ड है दीज हैव रीच्ड टू 1.29 बिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, करंटली अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा 1.32 था 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब शायद और भी बढ़ गया होगा। ठीक है, शायद क्या बढ़ ही गया। ठीक है, सो इश्यूज क्या क्या है। पहला, कोई रेजिडेंसी प्रूफ नहीं है ये, ना कोई सिटीजनशिप प्रूफ है। ठीक है, सो जस्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ है, इससे ज्यादा कोई इसका औचित्य यहाँ पर नहीं है। तो इसमें कैसे मिलता है आधार कार्ड, तो आप 182 डेज तक रेसिडेंस होने चाहिए। ठीक है, किसी एरिया में, तब आपको ये चीज मिल जाएगा। नेक्स्ट, बाल आधार कार्ड है, तो चिल्ड्रन अंडर 5 years of age they are asked to basically create आधार कार्ड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा जो सिस्टम है ये काफी आर्बिट्ररी है इन द सेंस कि यहाँ पे जो यूनिकनेस है वो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों का आइरिस स्कैन और वो थंबप्रिंट ले पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ये सब चीजें भी डेवलप होती है। तो इसीलिए जैसे वो मेजर होता है तब उनका एक आधार कार्ड बनता है। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अभी यूडाई के पास डेटा आर्काइविंग के ऊपर कोई पॉलिसी है। डाटा आर्काइव मतलब सपोज आपने आज के डेट पे, आज सपोज 5 अगस्त है, तो आप आज का सारा डेटा स्टोर करके कहीं पे अलग से रख रहे हो। सो इन केस आपका जो मेन सिस्टम है वो कभी क्रैश हो गया, ठीक है, उस पर कोई हैकिंग हो गया, कोई अटैक हो गया, या कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, या कोई फायर इंसिडेंट हो गया जहाँ पे सारा का सारा डेटा जल गया, तो आपके पास कोई ऐसा एक और प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो डेटा प्रोटेक्टेड रहे। तो ऐसा कोई यूडाई के पास अभी पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट, डी डुप्लीकेशन। तो बहुत सारे आधार डेटा है वहां पे हमें देखने को मिला डुप्लीकेशन हो रहा है, जबकि आधार का जो डेटा होता है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर पे लिंक होता है। ठीक है, आपका आधार का जो डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और उस टेबल में कोई एक ऐसी यूनिक एंट्री होती है विच विल एनकोड यू। ठीक है, तो उससे मेरे को पता लगेगा कि ये इस पर्सन का ही डेटा था। तो जनरली आधार कार्ड नंबर जो होता है वो इस टाइप का रोल प्ले करता है, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि और इसके अलावा आपका जो बायोमेट्रिक डिटेल है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, आपके जैसा थंबप्रिंट किसी का नहीं हो सकता, आपके जैसा आइरिस स्कैन किसी का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग दो दो आधार कार्ड डिफरेंट नंबर से बना रहे हैं। इसका मतलब आधार का जो सिस्टम है डी डुप्लीकेशन का वो फेल हो रहा है, या जो यूनिकनेस का जो सिस्टम था वो फेल हो रहा है। तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, कैग की रिपोर्ट में बोला था 2019 में यूडाई हैड टू कैंसिल 4.7 लाख आधार कार्ड बिकॉज ऑफ डी डुप्लीकेशन। नेक्स्ट, डेटा मैचिंग। तो कई बार आधार में डेटा मिसमैच देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि आधार को लॉन्च करे हुए अब तक 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आधार जो है वो प्रॉपरली डेटा को रिट्राइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आइडिया क्या रहता है कि जितना भी आपका डेटा कलेक्टेड है वो एक टेबल में रहता है। ठीक है,
उस टेबल में जैसे अगर कोई आईटी का पर्सन हो तो उसको पता होगा, एक लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल वो डेटा में एंट्री के लिए, टेबल के अंदर एंट्री करने के लिए लैंग्वेज होती है। तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, और उस यूनिक आइडेंटिफायर को अगर मैं डालूंगा उस क्वेरी के अंदर, तो उससे मेरे पास आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। फिर चाहे आपकी बायोमेट्रिक डिटेल हो, चाहे आपका पैन कार्ड, जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया था, सब कुछ आ जाना चाहिए मेरे पास। लेकिन अभी भी यूडाई ऐसा कर नहीं पा रहा है, इवन आफ्टर 10 years ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट फॉल्टी सिस्टम है। तो अब आप वॉलेंटरी लोगों को बुला रहे हो कि आप आओ और अपना डेटा अपडेट कराओ, और फिर उससे पैसा भी चार्ज करो, क्योंकि आपका डेटा गलत था या आपका डेटा पुअर क्वालिटी का था। अब आप लोगों को बुला रहे हो, उनसे पैसा भी चार्ज करो, ठीक है। तो ये एक एथिकल आइडिया नहीं है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिफिकेशन नहीं है। कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है इन जो थर्ड पार्टी जिनको आगे ये सर्विसेज यूज करने को दी जाती है, कि वो कैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट इनएडिक्वेट अरेंजमेंट है, कि बेसिकली यूडाई के अंदर ये होता है, सपोज आपको कभी अपना डेटा कोई चेंज कराना है, तो उसमें एक प्रोविजन रहता है कि आपके पास एक कोड आएगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन रहता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू आता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी खुद भी ये 2-3 बार करा है, और कभी वो कार्ड आया नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ जो इन्होंने ये अरेंजमेंट किया था, दिस इज नॉट सक्सेसफुल, और किसी को डिलीवर ही नहीं होते वो कार्ड, वो वापस यूडाई के पास चले जाते हैं। अदर इश्यूज, तो इसमें अनरिलायबल डेमोग्राफिक डिटेल है। जैसे वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है, कोई पर्सन आप घर पे आके चेक करके जाता है फिजिकली। आधार कार्ड में ऐसा नहीं होता, आप जो डॉक्यूमेंट दोगे उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा या आधार बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई गलत भी डिटेल दे सकता है, ठीक है। फर्दर फ्रॉड प्रोन है। ये आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, दीज आर रैम्पेंटली यूज्ड टू डू पीपल, या उनके साथ कोई ऐसा गलत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर ली जाती है। नेक्स्ट कंसेंट का एक इश्यू है, कि आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे रहे हो कि आप कहाँ कहाँ ये डेटा यूज करोगे। नेक्स्ट वॉल्यूशन ऑफ राइट है, तो आप इसमें राइट टू प्राइवेसी ले सकते हो, केस पुट स्वामी केस। एंड लास्टली एग्जिट प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब सपोज मैंने आज अपना आधार कार्ड बना लिया, एंड मैं आगे जाके यूएस की सिटीजनशिप लेता हूँ, सो आई कैन गिव अप माई सिटीजनशिप, बट आई कैन नॉट एग्जिट आउट ऑफ आधार। अभी भी मेरा आधार के अंदर डेटा पड़ा हुआ, तो एक एग्जिट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो आपका डेटा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कभी कोशिश करना कि ऑनलाइन आप अपना डेटा चेंज करो, ठीक है, तो आपका डेटा हर बार रिजेक्ट कर देगा आधार वाला, और कभी भी यूडाई अपने तरफ से एफर्ट नहीं लेगा कि आपका डेटा अगर गलत हुआ या उसमें कोई दिक्कत हुई तो वो क्यों हुई, ये ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेता है। जैसे कई बार आप देखोगे विंडोज क्रैश हो जाती है, तो विंडोज आपको सामने से बोलता है कि वी वांट टू सेंड दिस इंसिडेंट रिपोर्ट टू विंडोज सर्वर, सो दैट विंडो के जो लोग है वो बैठ के उस प्रॉब्लम को चेक कर सके और इंश्योर करे कि आगे आने वाले जो सिस्टम है उसमें वो दिक्कत ना आए। तो ये चीज नहीं इंश्योर कर रहा यूडाई, जो कि एक बहुत गलत बात है। तो अब रिकमेंडेशन क्या दिया है टैग ने? पहला, फ्रेम करो एक डेटा पॉलिसी, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ डेटा यूज करोगे, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है उसको कैसे प्लग कर सकते हो, कैसे डेटा को डुप्लीकेशन से बचा सकते हो, कब करो डुप्लीकेशन को, ठीक है। आप इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एग्जाम्पल ले सकते हो, एआई ले सकते हो, ब्लॉकचेन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एस्टैब्लिश प्रोसीजर, तो यूडाई शुड डिक्लेयर, क्या सेल्फ डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्क्रूटनी भी होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका। नेक्स्ट अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि क्या गलती हुई उसको आइडेंटिफाई करें और उसको इंश्योर करें कि वैसी गलती वापस ना हो। नेक्स्ट इंप्रूव सक्सेस रेट, कंप्लीट वेरिफिकेशन, एंड लास्टली आधार डेटा वॉल्ट, ठीक है। तो हम अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पीरियोडिक सर्वे करवा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड दैट वी कैन टेक सो एज टू इंश्योर कि हमारा जो आधार कार्ड है इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ इसका इस्तेमाल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या?